हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 भूगोल के ऐसे पेपर के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आपको 8 मार्च 2025 के पेपर में भूगोल विषय के सभी प्रश्न आपको हुबहू मिलने वाले हैं। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। ऐसा रामबाण पेपर जहाँ से आपको हुबहू जो यहाँ पर भूगोल 8 मार्च 2025 के पेपर में प्रश्न आपको हुबहू मिलने वाला है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वीं क्लास का भूगोल का पेपर है और संपूर्ण पेपर में आप सभी को बताने वाला हूँ। जो आप सभी का यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अंक का पेपर होगा, तो यहाँ पर आपके 56 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होने वाला है, यानी 56 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर होगा। उसमें यहाँ पर सबसे जो पहले आपको बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिल जाएंगे और उनकी संख्या 9 रहेगी, यानी 9 आपको यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिसका एक प्रश्न का आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर सभी हम वो इंपॉर्टेंट हुबहू यहाँ पर प्रश्न जानेंगे कि कौन कौन से आप सभी के लिए पेपर में यहाँ पर हुबहू आपको पेपर में प्रश्न मिलने वाला है। तो देखिए, निम्न में से आर्थिक जो भूगोल है उसका उपक्षेत्र कौन सा है। ठीक है, आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, ये सभी जो ये तीनों के तीनों जो भूगोल है वो किसके यहाँ पर उपक्षेत्र है, यहाँ पर आर्थिक भूगोल के क्या है, उपक्षेत्र है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। ठीक है, ये किसका कथन है, किस विद्वान का कथन है कि लोगों की जो संख्या है वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी। तो यहाँ पर थॉमस माल्थस के द्वारा ये जो कथन है वो यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। 8 मार्च 2025 को जियोग्राफी पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं हम लगातार आप सभी के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। प्रतिदिन रोजाना आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा और आपको लगातार एग्जाम तक सभी मॉडल पेपर को देखना है ताकि आपके अच्छे जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी यहाँ पर एक बार क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका यहाँ पर आपके एग्जाम के पेपर में हुबहू आपको मिलेंगे। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। देखिए यहाँ पर रोपण फसल, ठीक है, आपके यहाँ पर लेसन है कृषि वाला, उसमें काफ़ी जो फसल है उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पर है कि रोपण फसल नहीं है। तो कॉफ़ी जो है वो क्या है, एक कौन सी फसल है, यहाँ पर कैसी फसल है, ठीक है, नकदी फसल है। गन्ना है, ये सब कैसी फसलें हैं, नकदी फसलें हैं। गेहूँ है, वो है, रबड़ है। लेकिन जो रोपण जो फसलें हैं जिनको रोपा नहीं जाता, ठीक है, जिनको रोपा नहीं जाता, ठीक है, रोपा नहीं जाता, लेकिन जो गेहूं है वो कैसी है, जो बीज से होता है। कहाँ से होता है, बीज से उसको उगाया जाता है या उत्पादन किया जाता है। यानी गेहूं जो है वो कैसी फसल नहीं है, रोपण फसल नहीं है। आपको इस क्वेश्चन से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम बहुविकल्पी जो प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम के पेपर में ए सेक्शन खंड ए में आपको बहुविकल्पी ही प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद रिक्त स्थान वाले, उसके बाद अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, उसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न, उसके बाद निम्नात्मक प्रश्न। यानी इस प्रकार खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तक का जो सीरीज है वो रहेगा। वे काम जिनमें उच्च परिणाम स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर वो चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं जिनमें, यानी ऐसे क्रियाकलाप जिनमें उच्च परिणाम होते हैं, उस स्तर वाले अन्वेषण होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं, वो चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। एक यहाँ पर प्रश्न बनेगा जिनमें सामान्य परिणाम या सामान्य स्तर वाले जो अन्वेषण है वो यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। कैसे क्रियाकलाप कहलाते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां झील, तालाब आदि क्षेत्रों के चारों ओर होती है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो वर्ताकार आ जाएगा। ठीक है, वर्ताकार, ठीक है, वर्ताकार जो है वो बस्तियां झील, तालाब आदि क्षेत्रों के चारों ओर जो होती है वो वर्ताकार होती है। कैसी होती है, वर्ताकार होती है। दिस इज सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम के पेपर में कैसे आप यहाँ पर आंसर को लिखेंगे, ध्यान रहे सब स्टूडेंट एक बात को जो है जरूर नोट करें। ये आपकी आंसर शीट है जिसका पहली जो आपकी जो लाइन है वो आपको यहाँ पर रिक्त यहाँ पर रहने देनी है। इसमें मार्क्स जो है वो आपका एग्जामिनर देगा। ठीक है, ये जो सेकेंड है इसमें आपको सीक्वेंस नंबर,
यहाँ पर जो है आपको जो प्रश्न की जो संख्या है वो आपको लगाना है। जैसे यहाँ पर ये जो प्रश्न हम कर कौन से रहे, पहले प्रश्न का सौता कर रहे हैं, यानी प्रश्न सीक्वेंस कौन सी चल रही है, प्रश्न सीक्वेंस यहाँ पर ही आएगी एक, लेकिन हम कौन सा कर रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लिखेंगे सट्टा कि जो सट्टा कर रहे हैं, ठीक है, उसका फिर लिखेंगे कि का उत्तर है जो ऑप्शन है या जो भी है, इस प्रकार से आप आंसर शीट में आंसर को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की तीव्र वृद्धि का जो मुख्य कारण है, देखिए एक होता है सामान्य कारण, इसको भी ध्यान से आपको प्रश्नों को समझना है। जैसे जो भी प्रश्न है उसको सिर्फ और सिर्फ आपको जल्दबाजी में आंसर भरने की, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जल्दबाजी नहीं करनी है। तो एक तो होता है सामान्य कारण और एक होता है मुख्य कारण। मुख्य कारण ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण, तो ये जितने भी कारण हैं वो कौन से कारण हैं, भारत में जनसंख्या की वृद्धि के तीव्र कारण हैं। लेकिन मुख्य कारण इनमें से कौन सा है वो आपको ऑप्शन सही मानना है। ऐसे तो ऑप्शन में सभी जो है जनसंख्या की वृद्धि के ही कारण हैं, लेकिन कुछ कारण सामान्य कारण हैं, ठीक है, जैसे तीव्र जन्म दर है, नगरीकरण है, ठीक है ना, ये सब क्या है, यहाँ पर एक सामान्य कारण है। ये जो तीनों ही कैसे है, सामान्य कारण है। लेकिन उच्च जन्म दर और घटती जो मृत्यु दर है ये एक प्रमुख कारण है। किसका कारण है प्रमुख कारण, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण है, तो वो है उच्च जन्म दर, घटती मृत्यु दर। जबकि यदि अति लघुत्तरात्मक में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो चारों ही ऑप्शन क्या होंगे, बिल्कुल ही सही होंगे। चारों ही आपको यहाँ पर आप बिंदु नोट कर सकते हैं कि तीव्र जन्म दर है, नगरीकरण है, मंद जन्म दर और तीव्र मृत्यु दर, ये सभी जो है यहाँ पर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के क्या होंगे, सामान्य कारण होंगे। और मुख्य कारण में उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर आएगा, ये बहुत ही जो है यहाँ पर मुख्य कारण है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा द। इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 8 मार्च 2025 भूगोल पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी इस क्लास में सॉल्व करवाने वाला हूँ, चाहे वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, चाहे रिक्त स्थान वाले हो, चाहे लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, ठीक है। तो इस क्लास के साथ एंड तक बने रहना है, काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। आर्थिक वृद्धि के नोड, देखिए नोड का अर्थ क्या होता है, आर्थिक वृद्धि के नोड का अर्थ होता है जोड़ने से है, ठीक है, जोड़ने से है या फिर सह संबंध से है, ये इसका अर्थ होता है। नोड के रूप में कार्य करते हैं तो गांव करता है, संचार करता है, नगर करता है या फिर ये सभी करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा नगर करता है। कौन करता है, नगर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल चना और पिजन पी के नाम से जाना जाता है, अरहर जाना जाता है, चना जाना जाता है, चरचो जाना जाता है, सोयाबीन जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अरहर जाना जाता है, लाल चना या फिर पिजन पी के नाम से कौन जाना जाता है, तो अरहर जो होता है वो जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में से किस खनिज का उपयोग मुख्यतः विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है, यानी कौन सा खनिज है जिसका उपयोग किस में किया जाता है। यहाँ पर ध्यान से कि विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर अभ्रक जो है वो क्या है, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। किस खनिज का उपयोग, अभ्रक का उपयोग, ठीक है। अभ्रक जो खनिज है वो उसका उपयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अभ्रक किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अब प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने होंगे। जो 4 आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर बात करेंगे मानव के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। मानव के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे क्या प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, तो वो क्रियाएं सब कौन सी क्रियाएं होगी, किस में आएंगी, आर्थिक क्रियाएं होगी। कौन सी क्रिया होगी, आर्थिक क्रियाएं होगी। या ये प्रश्न अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आए कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे, आप लिखेंगे मानव की वे समस्त क्रियाकलाप जिसमें आय प्राप्त होती हैं वो सभी क्रिया कैसी क्रियाएं होगी, आर्थिक क्रियाएं होगी। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो कौन सा देश है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल है जो कि जूट का सबसे उत्पादक है, ठीक है, जूट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित परियोजना है, तो कौन सी परिवर्तित परियोजना है, तो जल संभर विकास परियोजना, ठीक है। ध्यान से यहाँ पर इसको पढ़ना है,
जल संभर विकास परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू 8 मार्च 2025 के पेपर में आपको 100% मिलने वाले हैं। आंकड़ों के अधिग्रहण व प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराता है, तो कौन कराता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ध्यान से यहाँ पर इसको पढ़िएगा, नोट करिएगा, नेशनल रिमोट, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, सेंसिंग सेंटर। ये जो यहाँ पर क्या करवाता है, यहाँ पर आंकड़ों के अधिग्रहण प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराता है। अब हम बात करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, तो इनके भी यहाँ पर आंसर आपको ध्यान से यहाँ पर लिखने हैं। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 आर्थिक कारक। कैसे कारक? आर्थिक कारक। देखिए, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन से कारक? 2 आर्थिक कारक। पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। पहला जो आर्थिक कारक कौन सा होगा? खनिज होगा, ये एक प्रकार का आर्थिक कारक है। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण भी कैसा कारक है? यहाँ पर एक आर्थिक कारक हो जाएगा। तो दोनों ही सही ऑप्शन है। इस प्रकार से आपको पॉइंट में आपको आंसर लिखना है। किसी भी प्रकार का आपको वर्णात्मक इसमें उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे उनमें आपको आंसर या तो एक शब्द में देना है, ठीक है, या फिर एक पंक्ति भी देना है, ठीक है। आपको इसमें कोई वर्णात्मक आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, एक पंक्ति में भी इसका आप आंसर दे सकते हैं। सटीक आंसर, स्पष्ट आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व क्यों नहीं है? देखिए, विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व क्यों नहीं है? देखिए, इन क्रियाओं जो है, ये जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं के द्वारा जो प्राप्त उत्पाद होता है, ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा जो प्राप्त उत्पाद है वो विश्व बाजार में उसकी जो प्रतिस्पर्धा है, वो कंपटीशन है, वो क्या होता है? न के बराबर होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भोजन संग्रह को क्या नहीं दिया जाता है? अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ये इसका सही आंसर है, समझ गए होंगे आप। छोटे व बड़े पैमानों के उद्योगों में अंतर बताना है। देखिए, सबसे बड़ा एक अंतर बताना है। अब आप इसमें 2-3 अंतर बताएंगे तो भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक अंतर बताने का बोला गया, एक ही अंतर बताइए, ठीक है। फालतू ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना आप स्पष्ट लिखेंगे, जितना आप सटीक आंसर बताएंगे, तो यहाँ पर आपको कैसे, ये जो आंसर कैसे करेंगे, तो ये आंसर आप करेंगे ऐसे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये एक फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको एक अच्छे से आपको लाइन देनी है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए छोटे पैमाने, ठीक है। कैसा पैमाना? छोटा पैमाना। और यहाँ पर लिख लीजिए बड़ा पैमाना, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब एक अंतर आपको लिखना है, एक पॉइंट लिख लीजिए। अंतर लिखेंगे कि जो छोटे जो पैमाने के जो उद्योग होते हैं, कम मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। छोटे जो होते हैं ना, उसमें कम मात्रा में पूंजी का क्या होता है? निवेश होता है। तो कम मात्रा में पूंजी का क्या होता है? निवेश होता है। और जो बड़े पैमाने वाले जो उद्योग होते हैं, जबकि बड़े पैमाने में क्या होता है? अधिक मात्रा में पूंजी का निवेश होता है, और सबसे मुख्य कारण है, ठीक है। तो ये कारण हो गया, और इस प्रकार से फॉर्मेट बना के लिख लिया, 1 नंबर आपका आ गया। ऐसे आपको आंसर लिखना है। जितना आप स्मार्ट वर्क करेंगे, जितना आप अपने स्पष्ट सटीक अपने माइंड के हिसाब से लिखेंगे, उतने ही आपके सटीक यहाँ पर सही मार्क्स आने वाले हैं। समकाल रेखाओं से क्या आशय है? कैसी रेखाएं? समकाल रेखाएं। समकाल रेखाएं ऐसी रेखाएं मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले, जो यहाँ पर मिलने वाली जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाली जो यहाँ पर रेखाएं जो होती हैं, मिलाप में जो रेखाएं होती है, वो जो है समकाल रेखाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मानव भूगोल को जो परिभाषित करने के लिए आप सभी को पता होगा, एलन जो चर्चिल है, एलन चर्चिल नाम आपने सुना ही होगा, भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल, इनकी जो यहाँ पर भूगोल से संबंधित जो अवधारणा है, इनको आप अच्छे से क्या कर लेना है? याद करना है। और यही अवधारणा आपको लिखनी है, ठीक है, कि जो मानव जो भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी जो है, इस प्रकार से एक जो परिभाषा है वो एलन चर्चिल के द्वारा दी गई, और इनकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो किसी एक भूगोलवेत्ता की आपको परिभाषा लिखनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मानव भूगोल को क्या करना है? परिभाषित करना है। इसी प्रकार से देखिए, मानव भूगोल की कल्याणपरक व्यवहारवादी जो विचारधारा है, उसको संक्षेप में समझाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आ सकता है वैकल्पिक प्रश्न में कि WTO का पूरा नाम,
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर को परिभाषित करना है कि एक स्वस्थ शहर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WTO, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ही इसको परिभाषित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए विश्व, यहाँ पर उत्तर भी यहाँ पर लिखा है और ऐसे ही आपको क्या लिखना है, आंसर शीट में उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर ये उत्तर भी राइट करके मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर ऐसा शहर होता है जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं विद्यमान होती हैं। तो देखिए कैसा पॉइंट वाइज लिखा है, स्वस्थ व एक सुरक्षित वातावरण होता है, सभी निवासियों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी होती है और सभी निवासियों के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं होती है। तो ये क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर का यहाँ पर परिभाषा हो गई। तो कितना यहाँ पर पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश की है और यही तरीका है लघुत्तरात्मक प्रश्नों को आंसर के लिखने का। जितना आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप पॉइंट वाइज आंसर देने की कोशिश करेंगे, जितना आप सटीक लिखेंगे, जितना आप स्पष्ट लिखेंगे, 100% आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। आपको ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर की बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप सटीक लिखने की कोशिश करेंगे उतने आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की किन्हीं 3 सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का क्या करना है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अधिकांश नगरों के निवासियों को आधारभूत सामाजिक ढांचागत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती हैं। उपलब्ध स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा जो सुविधाएं है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही जनसंख्या की पहुंच से बाहर रहती हैं। बेरोजगारी के बढ़ने, शिक्षा की कमी के कारण अपराध बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से 3 पॉइंट बताए हैं जो कि सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं विकासशील देशों की यहाँ पर पहचान बताई गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में कि कोई 2 कारण, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक कारण भी हो सकता है, धार्मिक और सामाजिक कारण भी हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से सटीक पॉइंट बनाने आने चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से उत्तर की व्याख्या करनी आनी चाहिए। जितना आप प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे उतने आपके मार्क्स बहुत ही बढ़िया यानी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। देखिए राजनीतिक कारण में भारत में लचीली राजनीतिक व्यवस्था के चलते प्रतिवर्ष लाखों लोग जो है पड़ोसी देशों से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर जो है रहने लग जाते हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश, भूटान, नेपाल देशों में। देखो तथ्यों को भी किस प्रकार से इसने जो यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर उत्तर देने की आवश्यकता उत्तर दिया है। गैरिसन नगर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अति लघुत्तरात्मक के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि गैरिसन नगर या फिर इन्हें सावनी नगर भी कहा जाता है। ठीक है, जो सैन्य संबंधी कार्यों के संपादन हेतु की जाती है और इन नगरों को कैंट या कैंटामेंट भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 3-4 नाम है, आपको इसके जो सिमिलर जो नाम है वो भी याद रखने कि ताकि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इन नगरों में सैनिक अभ्यास, देखिए सैनिक अभ्यास है, प्रशिक्षण कार्यालय में सेना संबंधी जितने अन्य कार्य रूप में मुख्य रूप से किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर भारत के प्रमुख कैसे नगर हैं, गैरिसन नगर है। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न से एक प्रश्न बन सकता है कि प्रमुख गैरिसन नगर के नाम बताइए। तो आप इन अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर के नाम लिख सकते हैं जो कि कहाँ के हैं, भारत के प्रमुख गैरिसन नगर है। गैरिसन नगर, सावनी नगर, कैंट या फिर कैंटामेंट, एक ही बात है, 4 ही नाम आपको कंट्रास्ट होने चाहिए, याद होनी चाहिए। इसी क्लास से आपको याद करके जाना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में ग्रामीण नगरीय बस्तियों के अंतर के मूल जो बिंदु है वो आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं, एक बात आपने नोट की होगी, आपने इतने यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, आप एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, तो भारत के ग्रामीण नगरीय बस्तियों में कितना सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो एग्जाम में मैं आपको बोल रहा हूँ 8 मार्च 2025 के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले पेपर में, लेकिन आपको आंसर लिखने का तरीका आपके माइंड में जो जैसे यहाँ पर इनके बारे में जो आपकी जानकारी है, कितनी जानकारी है, तो उसमें आंसर लिखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके मार्क्स को अच्छे स्कोरिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल यहाँ पर पैराग्राफ है, बहुत ही सिंपल यहाँ पर इनकी व्याख्यात्मक रूप से इनकी व्याख्या भी है, लेकिन आपको आंसर लिखना आना चाहिए। आप अपने माइंड के हिसाब से जितना आप आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे उतने आपकी क्या आने वाले हैं, बेस्ट नंबर आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर
आप देख सकते हैं रक्षित सिंचाई कृषि, उत्पादक सिंचाई कृषि में कैसा अंतर है। तो बहुत ही सिंपल रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाइनों में ही इनके आंसर को कंप्लीट किया गया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। इनके आंसर को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या कंटेंट इसने लिखा है। तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ।